देखिए मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो सीधा प्रश्न पूछेगा कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। ये हो गया मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला, मृतकों का टीला लिख लीजिएगा। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। और इसका खोज किसने किया? राखल दास बनर्जी। कब किया था? 1922 में। सभी प्रश्न पूछा जाएगा। विशाल स्नानागार कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो में। सबसे बड़ा इमारत, स्नानागार का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा इमारत। बृहत स्नानागार, नर्तकी की काष्य मूर्ति कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से। सीधा प्रश्न पूछेगा बृहत स्नानागार कहाँ से मिला, तो क्या हो जाएगा आंसर? मोहनजोदड़ो। विशाल स्नानागार कहाँ से मिला? तो मोहनजोदड़ो। स्नानागार का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ी इमारत, यानी विशाल स्नानागार का मतलब होता है सबसे बड़ी इमारत। बनावली और मोहनजोदड़ो से मिट्टी का हल्का साक्ष्य मिला। तो जो जो हम टिक कराएंगे उसको आप जरूर याद रखिएगा। चनहुदड़ो को खोज किसने किया? 1931 में। मतलब किसने किया? एनजी मजूमदार। ये भी प्रश्न पूछेगा खोज किसने किया, से प्रश्न पूछेगा। डेट बहुत कम पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पंजे का छाप मिला, यानी साक्ष्य मिला। कहां से मिला? चनहुदड़ो से मिला। खोज किसने किया? एनजी मजूमदार। मनके का कारखाना कहां से मिला? चनहुदड़ो से भी मिला था और लोथल से भी मिला था। तो ऑप्शन में अगर दोनों है और दे देगा ए और बी दोनों, तो आंसर क्या हो जाएगा? दोनों होगा। लेकिन जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या? बिल्ली का पीछा करते हुए, ये आपको याद रहना चाहिए। लोथल खोज किसने किया? एस आर राव। कब किया? 1954 में। चावल के साक्ष्य कहां से मिले? लोथल। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी आपको हम लोकेशन भी बता रहे हैं क्योंकि सीधा प्रश्न पूछेगा कौन सा स्थान भारत में स्थित है या भारत में नहीं स्थित है, तो आपको यह मालूम होना चाहिए। यह राज पूछ लेता है। मिट्टी के बने नाव कहां से मिला? लोथल। कालीबंगा खोज किसने किया? अमलानंद घोष। एक किस नदी के किनारे स्थित है? घग्घरा नदी। कब खोजा गया? 1951 में। यहां से क्या मिला? हल से जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला। इसको आप याद रखें। बनावली मिट्टी का बना हल 1974 में। RS बिस्ट। ये सब सीधा लोकेशन सिर्फ इसमें पूछा, जो आपको ऊपर बताया वो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। धौलावीरा का अर्थ पूछेगा क्या होता है? सफेद कुआं। इसका अर्थ क्या होता है? सफेद कुआं। खोज किसने किया? JP जोशी। ये नहीं पूछेगा। यहां से प्रश्न ए पूछेगा, एकमात्र जो 3 भागों में बटा था, कौन? धौलावीरा। किला, मध्य और निचला। विशाल जलाशय कहां से मिला? धौलावीरा से। ये अपवाद है क्योंकि एकमात्र जो 3 भागों में बांटा हुआ था, कौन है? धौलावीरा। तो ये अपवाद, तो ये प्रश्न पूछा जाता है। विशाल जलाशय कहां से मिला? धौलावीरा से मिला। इसका अर्थ क्या होता है? सफेद कुआं। और एक मोहनजोदड़ो का अर्थ पूछेगा क्या होता है? मृतकों का टीला। स्थित कहां? खोजा किसने? तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। खोजा किसने? 1922 में। राखल दास बनर्जी। क्या यहां से मिला? विशाल स्नानागार कहां से मिला? मोहनजोदड़ो से। बृहत स्नानागार कहां से मिला? मोहनजोदड़ो से। नर्तकी की काष्य मूर्ति कहां से मिला? मोहनजोदड़ो से मिला। बिल्ली का पीछा करते हुए साक्ष्य कहां से मिला? चनहुदड़ो से मिला। चनहुदड़ो का खोज किसने किया? एनजी मजूमदार। ये प्रश्न पूछेगा। अब हम लोग इसका लोकेशन देख लेते हैं कि इसका लोकेशन क्या है। तो अगर आप लोकेशन देखें, ए रहा मोहनजोदड़ो, ये क्या है? मोहनजोदड़ो। और ये जो आप देख रहे हैं, यह सिंधु नदी। तो सिंधु नदी के कौन सा साइड मोहनजोदड़ो स्थित है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो कौन सा साइड है? जैसे सिंधु नदी इधर से मतलब बह रही है, इधर से। तो इधर से जब आप आइएगा तो बायां साइड पड़ेगा और इधर दायां साइड। तो बायां साइड स्थित है मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो। जस्ट दोनों अपोजिट साइड है। मोहनजोदड़ो और चनहुदड़ो क्या है? दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड है। ये आपको याद रहना चाहिए। सुतकांगेडोर ये कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। और एक सुरकोटडा ये कहाँ स्थित है? भारत में। दोनों में कंफ्यूजन नहीं करिए। जिसको हम लगा रहे टिक आउट कर रहे हैं उसको आप जरूर याद रखिएगा। सीधा लोकेशन पूछेगा कि भारत में स्थित है या नहीं स्थित है या कहाँ स्थित है। धौलावीरा गुजरात में, इसको आप याद रखिएगा। लोथल किस नदी किनारे स्थित है? भोगवा नदी किनारे। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। ये सीधा प्रश्न पूछा जाएगा। दायमाबाद ये भी कहाँ स्थित है? तो ये भी भारत में स्थित है। ये प्रश्न पूछेगा। और यहां से जो प्रश्न बनेगा, बनावली, कालीबंगा, राखीगढ़ी और रोपड़, ये रोपड़ याद रखिएगा। और यहां से एक जो प्रश्न बनेगा मांडा, ये याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर। यहां से आप इतना याद रखिएगा जरूर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? मनके बनाने का कारखाना कहां से मिला? चनहुदड़ो से मिला। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 4। और चनहुदड़ो कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। अभी आपको तुरंत बताया। सिंधु नदी कौन सा साइड है? तो ये कौन सा साइड हो जाएगा? देखिए, सॉरी, यहाँ जो आपको हम बताया साइड लगते हैं आपको गलत बता दिए।
यहाँ से सिंधु नदी से आ रही है तो इधर क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, बायां, इधर बायां और इधर दायां। तो जो मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के दायां साइड मतलब स्थित है, और चन्हुदड़ो है जो बायां साइड स्थित है। मतलब आपको क्या करना है, नदी जिधर से बह रही है उधर से आपको चलना है, और आप अपना साइड देख लीजिए, पता चल जाएगा कि कौन साइड स्थित है। एक याद जो रहना, मेहरगढ़ कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में। अगला प्रश्न। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग डेली एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्नों का एनालिसिस करते हैं, तो आप सभी नोटबुक अपना लेकर तैयार हो जाइए। आप सब का तहे दिल से स्वागत है। तो आइए हम लोग सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। और इसका आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आपको टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च करना स्टडी लिंक पीडीएफ, वहाँ से भी जाकर आप डाउनलोड इसे कर सकते हैं। तो आप टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। तो आइए हम लोग सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्र का नाम बताइए। तो आपको बताना कि पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्र का नाम बताना। ऑप्शन ए में दिया सिंधु का मैदानी क्षेत्र। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, क्योंकि जिस टाइप से ऑप्शन दिया गया बहुत ही आप आसानी से कर लीजिए। लेकिन कोरोमंडल तट क्षेत्र और मालाबार क्षेत्र, ये दो ऑप्शन दिया गया है। जो एक है जो पूर्वी तट पर स्थित है और एक पश्चिमी तट पर स्थित है, और आपसे पूछा गया पश्चिमी तट में। तो आप यहाँ पे आराम से ध्यान दीजिएगा। तो आज जो भी तट से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा कवर कर देते हैं, यानी एक एक टॉपिक आपको क्लियर करते जाएंगे। जैसे हम आपको कल बताए थे कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा के बारे में, जो भी यानी मैक्सिमम प्रश्न बन सकता है मकर रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखा के बारे में, यानी कल आपको हम बताए थे। प्रीवियस वीडियो अगर आप नहीं देखे तो जाकर प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। तो ये हम जानते हैं कि तट होता क्या है। तो तट कहाँ बनेगा, जहाँ समुद्र होगा, यानी समुद्र के किनारे के एरिया को क्या बोलेंगे, तट बोलेंगे। तो ये जो आपका एरिया है, देखिए यहाँ पे गुजरात, दो टाइप से प्रश्न पूछेगा, एक है पश्चिमी तट और एक है पूर्वी तट। तो पश्चिमी और पूर्वी तट में तो आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। जो पश्चिम साइड स्थित है उसको बोलेंगे पश्चिमी तट, और जो पूर्व साइड स्थित है उसको बोलेंगे पूर्वी तट। तो ये आपका कौन सा तट है, पश्चिमी तट। ये आपका कौन सा तट है, पूर्वी तट। तो यहाँ तक तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये गुजरात है, ये कौन सा है, गुजरात। तो गुजरात जो पश्चिमी तट साइड है उसको राज्यों के आधार पे बांटा गया, और जो पूर्वी तट साइड है उसको नदियों के आधार पे बांटा गया है। तो ये आपका गुजरात है। तो गुजरात वाले तट को क्या बोलते हैं, काठियावाड़ तट। इसको क्या बोलते हैं, काठियावाड़ तट। तो हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख देंगे के। तो आपको समझना है, आप पूरा लिख लीजिएगा नाम। आप एक प्रैक्टिस मैप ले लीजिएगा पॉलिटिकल का, यानी सादा मैप, और उसमें आप इसको भरते जाइएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा के, यानी काठियावाड़ तट। तो काठियावाड़ तट किस राज्य में पड़ता है, गुजरात। गुजरात के बाद ये आएगा महाराष्ट्र, और ये आपका गोवा। महाराष्ट्र और जो गोवा वाला है इसको क्या बोलेंगे, कोंकण तट। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको बोलते हैं कोंकण तट। इसको क्या बोलते हैं, कोंकण तट। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं के ओ, कोंकण तट। जब कोंकण तट यहाँ से ये जो आपका एरिया है कर्नाटक वाला, इसको क्या बोलते हैं, कन्नारी तट या कन्नड़ तट। ध्यान से सुनिएगा, कन्नड़ तट या कन्नारी तट। तो इसको हम लिख देते हैं के, कन्नड़ तट या कन्नारी तट। तो आप इसको पूरा नाम लिख लीजिएगा, यानी शॉर्ट में हम लिख रहे हैं, आप वहाँ पे पूरा नाम लिखिएगा, नहीं तो आप भूल जाइएगा। आप पूरा नाम लिख लीजिएगा, यानी पूरा नाम क्या लिखिएगा, कन्नड़ तट या किनारी तट। ये जो आप देख रहे हैं केरल वाला, इसको बोलते हैं मालाबार तट, यानी एम से लिख दे रहे हैं मालाबार तट। तो मालाबार तट किस राज्य में स्थित है, केरल में। कन्नड़ तट या किनारी तट किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक। कोंकण तट या सह्याद्री तट किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र और गोवा। काठियावाड़ तट गुजरात। पश्चिमी साइड का आपका क्लियर हो गया। तो पश्चिमी तट पे कितने तट स्थित है, पश्चिमी साइड यानी पश्चिमी घाट इसको भी बोलते हैं। पश्चिमी साइड कितने तट स्थित है गुजरात भारत के, 4। कौन कौन सा, गुजरात में काठियावाड़ तट, महाराष्ट्र गोवा में कोंकण तट, कर्नाटक में कन्नड़ तट या किनारी तट, और केरल में मालाबार तट। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे
हम एक रैफली मैप बना रहे हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए कावेरी नदी है। कौन सा नदी? कावेरी नदी। लिख दे रहे हैं के कावेरी नदी। और यहाँ पे है कौन सा? कावेरी नदी। यहाँ पे कृष्णा नदी, इसको भी हम क्या लिख दे रहे हैं? तो कावेरी और कृष्णा के बीच जो स्थित है उसको क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट, यानी KO। इसको क्या बोलेंगे? कोरोमंडल तट। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कावेरी और कृष्णा नदी के बीच कौन सा तट स्थित है? तो कोरोमंडल तट। और राज्य पूछेगा तो कौन कौन सा राज्य आएगा? तमिलनाडु यानी T और आंध्र प्रदेश। दो राज्य आएगा, एक तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। उसके बाद अगर आप यहां जाइएगा तो यहां पे है महानदी। कौन सा नदी? महानदी। तो महानदी और कृष्णा के बीच कौन सा तट स्थित है? उत्तरी सरकार तट। यहां पे उसको बोलेंगे उत्कल तट। ऊपर है इसके ऊपर है उत्तरी सरकार तट। यहां पे कौन सा? देखिए यहां पर आप इसको एक बार नोट कर लीजिएगा, उत्कल तट। ये आपका क्या हो जाएगा? उत्कल तट। उत्कल तट। तो कृष्णा नदी और महानदी के बीच कौन सा तट स्थित है? उत्कल तट। और ये जो आप देख रहे हैं महानदी से लेकर हुगली तक कौन सा तट स्थित है? उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट। तो उत्कल तट आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, उत्तरी सरकार तट उड़ीसा और पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल। ये राज्य पूछेगा और नदी का नाम देगा और बताया, आपसे पूछ लेगा। मान लीजिए आपसे पूछा जाएगा कि कृष्णा नदी और महानदी के बीच कौन सा तट स्थित है? उत्कल तट। किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा दोनों में स्थित है। तो इसको आप नोट पॉइंट कर लीजिएगा। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक तो प्रश्न ये बनेगा और एक प्रश्न पूछेगा कि भारत के कितने राज्य समुद्री सीमा लगता है? भारत के कितने राज्य समुद्री सीमा से लगता है? भारत के कितने राज्य? तो गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4, केरल 5। और पूर्वी साइड देखिएगा तो तमिलनाडु 1, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, यानी टोटल 9 राज्य, भारत के 9 राज्य तटीय सीमा साझा करता है, यानी समुद्र से सीमा साझा करता है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं जाएगा। यानी आपको पूरा डीप में बता दिया, बहुत ही डीप में यानी बता दिया, तो इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछेगा, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो ऑप्शन है पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्र का नाम बताइए। कोरोमंडल तट पूर्वी साइड स्थित है, असम क्षेत्र है नहीं, सिंधु का मैदान है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी मालाबार क्षेत्र कहाँ स्थित है? केरल में। कहाँ स्थित है? केरल में। अगला प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि 1866 में भारतीय समस्या के बारे में चर्चा करने और भारतीय कल्याण के संबंध या संवर्धन हेतु ब्रिटिश लोक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया? तो जैसे लंदन बात करते हैं यानी ब्रिटिश लोक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में, तो आंसर क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय जो ब्रिटिश संसद में भाग लिए यानी शामिल हुए, दादा भाई नौरोजी। वायुवृत्त के पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? दादा भाई नौरोजी। धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नौरोजी। और ये पहले पारसी अध्यक्ष, कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्षता किया? 3 बार। ये सारा पॉइंट आप याद रखिएगा, कितने बार? 3 बार। सर्वाधिक बार अध्यक्षता कौन किया? दादा भाई नौरोजी। ये सारा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। बाल गंगाधर तिलक, BG तिलक, तो आप इसको भी याद रखिएगा। WC बनर्जी मोस्ट इंपोर्टेंट है, WC बनर्जी, जिसको हम क्या बोलते हैं? वायुमेश चंद्र बनर्जी। ये प्रश्न आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष WC बनर्जी, यानी फर्स्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? 1885 में। किसने किया? AO ह्यूम ने किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष
एनी बेसेंट 1917 में कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्षता की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू 1925 के कानपुर अधिवेशन में, 1925 के कानपुर अधिवेशन में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट है कि विरासती कस्बे ओरछा को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया। यह शहर किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। कहाँ स्थित? ओरछा कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश यानी एमपी में। ओरछा कहाँ स्थित है? एमपी में। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? एमपी में। और इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? 1989 में। कल शायद हम ये प्रश्न बताए थे तो आपको वहाँ 84 बता दिए थे, उसको आप एडिट कर लीजिएगा। 1989 में शामिल किया गया था। कहाँ? यूनेस्को में। सांची का स्तूप को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? 1989 में। कहाँ स्थित है? एमपी में। भीमबेटका कहाँ स्थित है? एमपी में। भीमबेटका से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न क्या पूछेगा भीमबेटका से रिलेटेड कि पहली बार चित्रकारी कहाँ मिला? भीमबेटका में। कैसा चित्रकारी था? गुफा चित्रकारी या शैल चित्रकारी जिसको हम बोलते हैं। कहाँ स्थित है? एमपी में। एमपी के किस जिला में स्थित है? एमपी पीसीएस में पूछा गया था, क्योंकि जिस टाइप का आप एग्जाम दीजिए उस टाइप से रिलेटेड प्रश्न भी पूछा जाता है। रिलेटेड प्रश्न योर जॉब यानी आपके जॉब से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। यानी एमपी का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें और डीप से पूछा जाएगा किस राज्य में स्थित है, किस जिला में स्थित है, रायसेन जिला में स्थित है, किस पर्वत श्रेणी के पास में, तो विंध्य पर्वत श्रेणी, किस नदी के पास है, नर्मदा नदी। तो सारा प्रश्न आप याद रखिएगा। एमपी, सांची का स्तूप, भीमबेटका कहाँ स्थित है? दोनों एमपी में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। और यूनेस्को में हाल ही में 40वां जो शामिल हुआ भारत का कौन सा जगह है? हाल ही में भारत का 40वां एक जगह जो यूनेस्को में शामिल हो, कौन सा जगह? आपको नाम यानी कमेंट करके बताना उसका नाम कि कौन सा जगह है और कहाँ स्थित है। और भारत के दो मात्र शहर अहमदाबाद और जयपुर को शामिल किया गया यूनेस्को में। कब शामिल किया गया था? अहमदाबाद पहला सिटी जो यूनेस्को में शामिल हुआ 2017 में, और जयपुर सेकेंड जो 2019 में शामिल हुआ। नेक्स्ट है कि समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 भारत का पहला समाचार पत्र है। तो एक प्रश्न यहीं से बनता, भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट। कब प्रकाशित हुआ? 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र। संस्थापक कौन थे? जेके हिक्की, जेम्स अंगस्टम हिक्की। जेम्स अंगस्टम हिक्की, नाम क्या था? जेम्स अंगस्टम हिक्की। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जेके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया, ए बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया था 66वां में, सर्वेंट ऑफ इंडिया 66वां या 65वां में पूछा गया था प्रश्न कि जेके गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट ऑफ इंडिया का स्थापना किसने किया? गोपाल कृष्ण गोखले। कब? 1905 में। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले का राजनीतिक गुरु एमजी रनाडे। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। एनी बेसेंट सिर्फ आपसे बोला जाएगा पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 के कोलकाता अधिवेशन में। लेकिन प्रश्न में अगर यह पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू 1925 के कानपुर अधिवेशन में, 1925 के कानपुर अधिवेशन में। और महात्मा गांधी अध्यक्षता कब की? तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के किस एकमात्र मुक्केबाज ने 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियन बनकर इतिहास रचा? एमसी मैरी कॉम। नाम क्या है? एमसी मैरी कॉम, मैरी कॉम, एमसी मैरी कॉम। मणिपुर किस राज्य के प्लेयर हैं? मणिपुर, मणिपुर, मणिपुर। और मणिपुर में एक दर्रा है जिसका नाम क्या है? तुजू दर्रा। तुजू दर्रा। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि तुजू दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ता है? तुजू दर्रा। तो मणिपुर कौन साइड स्थित है? पूर्व साइड, यानी पूर्वोत्तर भारत का राज्य है मणिपुर। तो जाहिर सा बात है जब पूर्वोत्तर भारत का राज्य है, यानी अगर आपको मैप याद होगा कि मणिपुर का लोकेशन कहाँ है, तो मणिपुर म्यांमार से सीमा, यानी भारत को मणिपुर
मणिपुर में जो एक दर्रा स्थित है जिसका नाम क्या है, तुजू दर्रा। तो पहला ऑप्शन प्रश्न बनेगा कि तुजू दर्रा कहाँ स्थित है, मणिपुर में। किस देश से जोड़ता है, म्यांमार से। किस देश से जोड़ता है, म्यांमार से। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, कोशिका का वह वाहितम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके वातावरण से अलग करता है, प्लाज्मा झिल्ली। नाम क्या, प्लाज्मा झिल्ली। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, यानी वह वातावरण से अलग करता है उसको नाम, मतलब उसका नाम क्या, प्लाज्मा झिल्ली। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, यहाँ नाम लिख रहा है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाला एशिया का पहला समुद्र तट बन गया। नाम क्या, चंद्रभागा समुद्र तट। और ये चंद्रभागा समुद्र तट कहाँ स्थित है, गोवा में। कहाँ स्थित है, गोवा में। देखिए यहाँ पे उर्दू में लिख दिया, ये बहुत ही ज़्यादा रफली यहाँ पे हो गया है, तो इसको आप सही से लिख लीजिएगा, गोवा। देखिए हैंड से लिखते हैं इसलिए थोड़ा राइटिंग में जो प्रॉब्लम होता है, तो आप कोशिश करिए कि जो बोलते हैं उसको सुनकर लिख लीजिएगा। चंद्रभागा समुद्र तट, ऑप्शन नंबर बी गोवा में स्थित है। ये एशिया का पहला है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन पाने वाला। और गोवा तट को क्या बोलते हैं, कोंकण तट। याद रखिएगा, गोवा और महाराष्ट्र वाला जो तट है उसको क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं, कोंकण तट। और केरल को मालाबार तट। कर्नाटक वाले तट को क्या बोलते हैं, कनारी तट या कन्नड़ तट। गुजरात वाले तट को क्या बोलते हैं, कठियावाड़ तट। ये आपका चंद्रभागा समुद्र तट कहाँ स्थित है, गोवा में। देखिए दादी जी कैसे देख रही है, ध्यान से देख रही है। इसको क्या बोलते हैं, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट पाने वाला पहला समुद्र तट कहाँ स्थित है, गोवा में। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा क्या कहलाती है, भारत और पाकिस्तान, रेड क्लिफ। ऑप्शन नंबर सी। जो भी ऑप्शन दिए गए उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए यहां ध्यान से पढ़िएगा। मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा स्थित कहाँ, ये लोकेशन कभी कभी पूछ लेता है, कभी कभी नहीं पूछ लेगा आपसे कि कहाँ स्थित है। तो आपका ज़्यादा जो ध्यान जाएगा जम्मू कश्मीर में जाएगा, लेकिन जम्मू कश्मीर में स्थित है नहीं है मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा कहाँ स्थित है, ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये कौन सा लाइन है, मैकमोहन लाइन है। तो ये कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। तो किसके साथ लगेगा, अगर अरुणाचल प्रदेश में अगर आप जान रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि चीन के साथ लगेगा। तो मैकमोहन लाइन यानी रेखा भारत और चीन के बीच, भारत और चीन के बीच। इस रेखा को 1914 में सर मैकमोहन ने भारत चीन सीमा के विवाद को सुलझाने के लिए तैयार किया था। रेड क्लिफ रेखा किसके बीच स्थित है, भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान 15 अगस्त 1947 को सर रेड क्लिफ ने इस सीमा का निर्धारण किया। ये भी प्रश्न पूछा जाता, तो आप इसको याद रखें। देखिए आपका है रेड क्लिफ रेखा, कौन सा रेखा है, रेड क्लिफ रेखा। और ये आप जब देख रहे हैं बांग्लादेश, इसके बीच भी कौन सा रेखा होगा, रेड क्लिफ रेखा। क्योंकि ये जो पहले बांग्लादेश है इसको हम किस नाम से जानते हैं, ईस्ट पाकिस्तान यानी पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे। तो इसके बीच भी कौन सा रेखा होगा, रेड क्लिफ रेखा। तो कभी कभी इनडायरेक्ट प्रश्न पूछ देता है। नेक्स्ट है हिंडनबर्ग, यह जर्मनी और पोलैंड के बीच स्थित है, जर्मनी और पोलैंड के बीच। लिख रहा प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी की सेना इसी रेखा से लौटी थी। तो जर्मनी और पोलैंड के बीच कौन सा रेखा स्थित है, हिंडनबर्ग। मैनरहीन रेखा सोवियत रूस और फिनलैंड यानी रूस और फिनलैंड के बीच स्थित है। ये जो आप लाइन देख रहे हैं कौन सा लाइन है, रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा नहीं, गलत हो गया। देखिए कौन सा लाइन है, इसको बोलते हैं डुरांड लाइन। तो आपसे प्रश्न पूछेगा डुरांड लाइन यानी डुरांड रेखा किसके बीच स्थित है। तो ये जो स्थित है भारत और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। ये आपका रहा पाकिस्तान, ये रहा अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कौन सा सीमा रेखा है, डुरांड लाइन। आप याद रखिएगा। ये तो आपको बता ही दिया कि कौन सा रेखा, मैकमोहन रेखा। कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में, यानी अरुणाचल प्रदेश राज्य से ये आपका मैकमोहन रेखा। किस देश से लगाएगा, चाइना।
तो चाइना और भारत के बीच कौन सा रेखा, मैकमोहन रेखा, किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, और देखिए जो भी अगर आप वीडियो डाउनलोड करके देखते हैं तो अब जो भी एडवर्टीजमेंट आता है उसको आप स्किप नहीं कर करिएगा, और लाइक और कमेंट जरूर करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगता है। क्योंकि अगर आप वीडियो डाउनलोड करके देखते हैं तो ठीक है, डाउनलोड करके वीडियो देखिए, अगर प्रॉब्लम होता है मान लीजिए कि नेट का प्रॉब्लम है तो आप डाउनलोड करके वीडियो देखिए, लेकिन जो भी एडवर्टीजमेंट आता है उसको आप पूरा देख लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगता है, और लाइक जरूर कर दीजिएगा, मतलब लाइक करना नहीं भूलिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा केरल का एक पारंपरिक रंगमंच है जहां 8 दिनों में 8 नाटक प्रदर्शित किए जाते हैं। 8 दिनों में 8 नाटक। नाम क्या, कृष्णा अट्टम। ऑप्शन नंबर बी, नाम क्या, कृष्णा अट्टम। यक्षगान कहाँ होता है, कर्नाटक में। कहाँ होता है, कर्नाटक में। यक्षगान कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तमाशा महाराष्ट्र, लावनी महाराष्ट्र। बहुत ही ज्यादा प्रश्न ये सब पूछा जाता है, किसी तो आपसे प्रश्न पूछेगा लावनी किस राज्य का नृत्य है, महाराष्ट्र। तमाशा महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न चलते हैं। देखिए अगर आप टेलीग्राम चैनल से अगर ज्वाइन हो गए होंगे, अगर अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ आपको जितना भी महत्वपूर्ण नृत्य है उसका प्रैक्टिस आपको दे दिया गया है, तो सारा आपका कवर हो जाएगा वहाँ से। यानी प्रैक्टिस करने के लिए आपको वहाँ प्रश्न दिया जाता है, तो आप वहाँ डेली प्रैक्टिस करिएगा, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। ये भी कंप्लीट आपको बता दिया गया है 1 से 50 तक, तो अगर आप नहीं देखते हैं तो वीडियो रेगुलर देखिएगा। 14 से 18 तक। तो समानता की अवधारणा किस अनुच्छेद में, तो देखिए 14 से 18 में, यानी 14 से लेकर 18 तक। तो 14 से 18 तक जो भी ऑप्शन होगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 14 में क्या बताएगा, विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 30 में क्या बताएगा, अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 21 में क्या है, निजता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 यानी 21 में क्या बताया गया, निजता का अधिकार। ये प्रश्न पूछा गया था यूपीएससी 2021 में। निजता का अधिकार अनुच्छेद किससे संबंधित है, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 तो इसमें क्या समझ, तो स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो आपको जो रिवीजन करने के लिए लगाया जाता है वीडियो, उसको आप कंप्लीट देखिए तो सारा आपका कवर हो जाए, क्योंकि 1 से 50 तक अनुच्छेद कंप्लीट करा दिया गया। तो अगर आप रेगुलर देख रहे हैं वीडियो, यानी रेगुलर अगर आप वीडियो को देखते हैं तो आपका रिवीजन होते रहेगा, यानी आपको रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं, आपका रिवीजन होते रहेगा। पूर्वोत्तर भारत के निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, लोकटक झील। ये देखिए कल भी प्रश्न बताए थे, कहाँ स्थित है, मणिपुर में। कहाँ स्थित है लोकटक झील, मणिपुर में। लोकटक झील मणिपुर, पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा झील मीठे पानी का, लोकटक झील। और लोकटक झील पे कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यानी स्थित है, काबुल लमजाओ। काबुल लमजाओ एकमात्र तैरता हुआ। पुलिकट झील कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। पुलिकट झील, पुलिकट झील कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। डल झील ये कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में। कुलेरू झील, तो झील से रिलेटेड जो भी प्रश्न पूछा जाता है सारा आपको हम करा देते हैं। देखिए बुल्लर झील मीठे पानी का सबसे बड़ा झील, डल झील जम्मू कश्मीर। तो दो नाम यहाँ से आप याद रखिए, भारत के सबसे ताजे जल की सबसे बड़ी झील कौन सा, बुल्लर झील। देखिए यहाँ से आप एक नाम याद रखिएगा, भीमताल। कौन सा, भीमताल।
यहाँ से आप याद रखिएगा सांभर झील कहाँ स्थित है, राजस्थान में। कहाँ स्थित है, राजस्थान में। पुष्कर झील कहाँ स्थित है, राजस्थान में। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सा झील है, राजमसंद झील। ये भी नाम आपको याद ही रखना पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है लोनार। लोनार नहीं, लोनार। नाम क्या है, लोनार। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। तो लोनार इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्वालामुखी से निर्मित एकमात्र झील है। कौन सा, लोनार झील। कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। तो आप इसका नाम याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी अष्टमुदी के भी बारे में पूछ लिया जाता है। अष्टमुदी ये कहाँ स्थित है, केरल में। वेवनाथ झील कहाँ स्थित है, केरल में। देखिए पुलिकट झील कहाँ स्थित है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों में। लेकिन अगर ऑप्शन में देता है अलग अलग करके, तमिलनाडु अलग है और आंध्र प्रदेश अलग है, तो यहाँ पे तो आप फंस जाइएगा। तो अगर दोनों ऑप्शन अलग अलग है तो आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। क्योंकि 80% लगभग 80% आंध्र प्रदेश में और 20% तमिलनाडु में। तो जो अलग रहेगा तो क्या मारेंगे, आंध्र प्रदेश, क्योंकि इसका परसेंटेज ज़्यादा है। कोलेरू झील कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में। चिल्का झील मोस्ट इंपॉर्टेंट कहाँ स्थित है, उड़ीसा में। और इसको क्या बोलते हैं, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील। लैगून का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये समुद्र है और समुद्र से जो एरिया है, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, देखिए आप यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो एरिया यहाँ पे मान लीजिए समुद्र का पानी इधर क्या हो गया, अंदर चला गया और कुछ समय बाद ये अंदर चला गया, इधर से क्या हो गया, बंद हो गया इस टाइप से। और ये जो अंदर जो पानी रुके इसी को क्या बोलेंगे, लैगून झील। यानी समुद्र का पानी कुछ एरियाज के अंदर घुस जाता है, तो इसी को क्या बोलते हैं, लैगून झील। ये क्या है आपका, लैगून झील। तो चिल्का झील एक प्रकार का कैसा झील है, लैगून झील। कभी कभी ऑप्शन में पुलिकट झील के बारे में भी देता है। पुलिकट का कोलेरू झील। तो आप इसको मेनली आप याद रखिएगा, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील। पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील कहाँ स्थित है, मणिपुर में। तो झील से संबंधित इतना आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और कोलेरू झील कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य में भारत का सर्वाधिक ग्रेफाइट भंडार है, अरुणाचल प्रदेश। कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर भारत का राज्य है। अरुणाचल प्रदेश कैसा राज्य है, पूर्वोत्तर भारत का राज्य है। बोमडिला दर्रा कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। किस देश के साथ जोड़ेगा, चीन के साथ। दीफू दर्रा और यांगयाप दर्रा कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सोना सबसे ज्यादा कहाँ होता है, कर्नाटक में। आबरा कहाँ होता है, आंध्र प्रदेश में। तो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना पड़ेगा। उस वैज्ञानिक का नाम आता है जिसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, लिख रहा कि उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि इलेक्ट्रॉन एक धनावेशित गोले में धंसे हुए होते हैं। जे थॉमसन। यानी इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, जे थॉमसन। तो आपको तो याद होगा ट्रिक जो बचपन से आप याद करके रखे हुए, ईटा पर नाच। ईटा पर नाच। ई से इलेक्ट्रॉन, टी से थॉमसन या टॉमसन, प से परमाणु, र से रदरफोर्ड, न से कहा जाएगा न्यूट्रॉन और च से चैडविक। रदरफोर्ड और गोल्ड स्ट्रीन में दोनों में कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है कि अगर मान लीजिए ऑप्शन में दोनों है तो आंसर क्या होगा। तो रदरफोर्ड और गोल्ड स्ट्रीन में अगर दोनों ऑप्शन है तो पहला ऑप्शन होगा रदरफोर्ड और दूसरा ऑप्शन होगा गोल्ड स्ट्रीन। यानी रदरफोर्ड ऑप्शन में नहीं है तो आंसर क्या मारेंगे, गोल्ड स्ट्रीन। गोल्ड स्ट्रीन। अगर आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि परमाणु का खोज किसने किया, ऑप्शन में रदरफोर्ड मान लीजिए कि नहीं है, ऑप्शन में क्या है, गोल्ड स्टीन, तो आंसर क्या हो जाएगा, गोल्ड स्टीन।
नील बोर, तो नील बोर के सिद्धांत के अनुसार कक्षा में मैक्सिमम परमाणु की संख्या कितना होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 के पावर n स्क्वायर, महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 के पावर 2 गुने n स्क्वायर, यानी 2 के पावर नहीं 2 गुने n स्क्वायर, इससे हम लोग निकालते हैं 2 गुने n स्क्वायर। कक्षा में महत्तम यानी महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या, कक्षा में महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n स्क्वायर। अगर आपसे प्रश्न मान लीजिए पूछ दिया क्या पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा, जिसको हम क्या बोलते हैं KLMN, इस टाइप से, तो पहला को क्या बोलते हैं के, सीरियल बाय आप याद रखिए KLMN, तो पहला में 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, सीरियल बाय आपको लिख देना। अगर मान लीजिए हमको निकालना है कि के कक्षा में महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, तो 2n स्क्वायर लाएंगे, 2n स्क्वायर लगाएंगे तो 2 तो हो जाएगा, और n यानी 1 का स्क्वायर करेंगे कितना, 1 यानी 2 का स्क्वायर करिएगा 4 और गुना करेंगे तो 8, 3 का स्क्वायर करिएगा 9, गुना करेंगे 18, उसी तरह से 4 का स्क्वायर 16, गुना करेंगे 32, यानी महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है तो 2n से निकाल लेंगे, 2n स्क्वायर से। आपसे सीधा प्रश्न पूछा महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n स्क्वायर। देखिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। नेस्कॉम का पूर्ण रूप क्या है, ये सब सीधा फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा। हम क्या करेंगे, जो भी एनटीपीसी में फुल फॉर्म पूछा गया उसका लिस्ट यानी वो बनाएंगे, अभी तक जो भी पूछा गया और सारा आपको हम एक बार करा देंगे। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटनावश या इरादतन रूप से डेटा के अनधिकृत व्यक्तियों के समक्ष प्रकटीकरण या अनधिकृत संशोधन या नष्ट किए जाने से संरक्षण को संदर्भित करता है। यहां प्रश्न पूछ रहा है कि अनधिकृत संशोधन या नष्ट किए जाने से संरक्षण को संदर्भित करता है, तो डेटा सुरक्षा, इसका नाम क्या था, डेटा सुरक्षा। देखिए प्रश्न को एक बार आप फिर से पढ़िए कि निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटनावश या इरादतन रूप से डेटा के अनधिकृत व्यक्तियों के समक्ष प्रकटीकरण या अनधिकृत संशोधन या नष्ट किए जाने से संरक्षण को संदर्भित करता है, यानी सुरक्षा को उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो डेटा सुरक्षा, ऑप्शन नंबर ए। यानी नष्ट किए जाने से संरक्षण को क्या बोलेंगे, डेटा सुरक्षा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन विकसित किया, तो किसने विकसित किया, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, नाम क्या, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, इसको तोड़कर पढ़िएगा, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन। ऑप्शन नंबर 20, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको हम लोग WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मुख्यालय कहाँ स्थित है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य 7 अप्रैल को, सही लिख रहे थे, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस। कितना अप्रैल को, 7 अप्रैल। क्यों, क्योंकि 7 अप्रैल को WHO का स्थापना हुआ था। मुख्यालय कहाँ स्थित है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न पे चलते हैं। संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ऑप्शन नंबर डी, भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 52, भारत के उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63। तो आप बता दीजिए कि भारत के प्रधानमंत्री किस अनुच्छेद में, और भारत का राज्यसभा, लोकसभा, संसद बोलेगा अनुच्छेद 79 यानी 79।
राज्यसभा बोलेगा 80, लोकसभा 81। और एक प्रश्न पूछा जाता है अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 110 और अनुच्छेद 112 से। अनुच्छेद 108 में क्या है, संयुक्त बैठक, यानी संयुक्त बैठक बुलाना है राज्यसभा और लोकसभा दोनों का। तो किस अनुच्छेद के तहत बुलाएंगे, अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 110 में क्या है, धन विधेयक, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक। अनुच्छेद 112 में क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण। अगर आपसे प्रश्न पूछ रहा है धन विधेयक, अनुच्छेद 110, प्रश्नों को ध्यान से सुनिए, देखिए फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। धन विधेयक अनुच्छेद 110, वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112, जिसको हम लोग बोलचाल के भाषा में क्या बोलते हैं, बजट। लेकिन बजट शब्द का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। ये आपसे प्रश्न पूछा जाता तो बजट शब्द का उल्लेख है संविधान में, नहीं। क्या उल्लेख है, वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद 112 में। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। तो अगला प्रश्न यानी सारा प्रश्न समाप्त हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आए और अपना फीडबैक दीजिएगा, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और किसी प्रकार से मान लीजिए बाय मिस्टेक गलती हो जाता, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि गलत है तो कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो हम अगले दिन उसको सुधार करके आपको बता देंगे। और आप टेलीग्राम चैनल से जाकर ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आपको टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च करना स्टडी लिंक PDF, वहाँ से भी जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, यानी ज्वाइन हो सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। और आप वहाँ जाकर जरूर ज्वाइन होइएगा, क्योंकि जो भी वर्तमान में एग्जाम होता है उसका ऑफिशियल पेपर आपको वहाँ प्रोवाइड किया जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।